हेलो फ्रेंड। मेरा नाम जिमी, मैं कैन हेवन इमिग्रेशन से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और जो स्कैम चल रहा है इंडिया में उसके बारे में बताना चाहता हूं, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। एल जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एल और वर्क परमिट वाला स्कैम तो काफ़ी देर से चल रहा है कि वो आपको, अगर आपने किसी भी साइट पे अपना रेज्यूमे डाला है और उसमें आपको कोई ना कोई कंपनी आपको कॉल करती है, जी आपका रेज्यूमे हमने देखा है, आप क्वालिफाई हैं कनाडा में फ़लाँ 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 जॉब के लिए, तो वो आपको कहते हैं कि आप अपना पासपोर्ट और दो फोटोग्राफ्स से भेजिए, हम आपको ऑफ़र लेटर दे के देते हैं, 2 दिन में आ जाएगी। 2 दिन में ऑफ़र लेटर आपको दे देते हैं, वो भी घर बैठ के बना लेते हैं। एल जो डुप्लीकेट होता है वो भी उनके अपने ही कंप्यूटर से जनरेट होता है, वो भी आपको मिल जाता है। उस पर काफ़ी सारे झंडे लगाए होते हैं लाल कलर के, ऐसे कई कुछ लगा होता है जिससे बंदा समझ जाता है कि हाँ यार इतने झंडे लगे हुए हैं तो ये कनाडा से ही आया लेटर। तो फिर वो क्या करते हैं, आपको मेडिकल करवाते हैं, उसमें आप अपनी फ़ीस लेते हैं और बाकी कहते हैं जी ये पैसे जो हैं बाकी के 25 30 40 हज़ार रुपया जो भी है, तो वो तो जो कनाडा में लॉयर बैठा है, जो कंसल्टेंट है, वो उसकी फ़ीस है जी। आप भी दे देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि झंडे लगे हुए जो लेटर आए हैं तो ये कनाडा से ही आए हैं भाई। तो फिर वो कहते हैं जी अब आपका वर्क परमिट अप्लाई करना है तो इतनी फ़ीस वो है सरकारी फ़ीस, तो फिर आपका वर्क परमिट भी अप्लाई हो जाता है। ज़्यादातर मैंने 99% केसेस में ये देखा है कि वर्क परमिट जो अप्लाई हो रहा है वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन तो जा नहीं रही, उसमें से 99% की जो जाती है एप्लीकेशन वो जाती है विजिटर वीज़ा के लिए, वो लोग लगा देते हैं एप्लीकेशन। तो और आज जब अगर अप्रूव हो गई तो भी ठीक है, आपको कह देते हैं कि आपका वीज़ा लग गया अब आप जाओ, तो यहाँ आके पता चलता है कि ये तो विजिटर वीज़ा है भाई, ये तो है ही नहीं। और अगर आपकी उन्होंने वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाई है वो तो डेफिनेटली क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट के साथ गई थी, या वो लगा देते कि ओपन वर्क परमिट के लिए लगा दी आपकी एप्लीकेशन। आपको आम बंदे को जिसने नहीं पढ़ा लिखा, जिसको इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो वो नहीं समझ पाता कि लेटर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कौन सी कैटेगरी के अंडर लगाया है। तो आ जाता है रिफ्यूज़ल लग के, तो आपको कह देते हैं जी आपकी गवर्नमेंट ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, तो उन्होंने अपने 50 60 हज़ार जो लाख 2 लाख डॉलर रुपया जो है वो आपसे ले लेते हैं। एक तो ये चल रहा था। अब क्या हो गया कि अब कुछ क्लाइंट ऐसे भी आए हैं मेरे पास जिन्होंने कहा है कि जी हमें ना पीएनपी मिल गई है इंडिया की, तो आप कनाडा की, तो कहना आप क्या आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं। तो मैंने उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप बैठे कहाँ पे हुए हो जो आपको पीएनपी मिली है। वो कहते जी हम तो अपने घर पे हैं इंडिया में बैठे हुए हैं, तो हमारी पीएनपी आ गई है। और तो पहली बात तो ये है कि पीएनपी जो आती है, एक तो आती है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है, यस, कोई भी प्रोविंस आपको नॉमिनेशन कर देती है। लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि आपकी किस बेस की आपने एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई किया था, तो वो कहते नहीं हमारा तो एल ये हुआ था और वर्क परमिट अप्रूव हो गया था, तो अब पीएनपी आ गई है। तो मैंने कहा भाई आपका वर्क परमिट अप्रूव हो चुका है, वर्क परमिट पे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि आप इंडिया में बैठे हो। तो वो कहते हैं हाँ जी हमारे एजेंट ने कहा कि आप जो आपका है वर्क परमिट है, आप 2 साल अपने इंडिया में रहिए, तो उसके बेस पे ही आपको पीएनपी और पीआर भी मिल हम दिलवा देंगे यहाँ बैठे बैठे ही। तो आजकल ये फ्रॉड चल रहा है कि अब वो घर पे पीएनपी के लेटर भी छाप रहे हैं और क्लाइंट से धड़ाधड़ पैसा ले रहे हैं। उस क्लाइंट ने कम से कम आई थिंक 4 5 लाख रुपया दिया है उनको पीएनपी के लिए। तो आपको मैं यही अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में घर बैठे हुए ही आपको एलएमआई वर्क परमिट तो पहले पहले से ही मिल रहा था, अब पीएनपी भी अवेलेबल करवा दिया है भाई। ये लोग काफ़ी दूर तक सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि एम्बेसी भी ये आपके घर आके ही आपको पीआर या इंटरव्यू करवाएगी। तो इन चीज़ों से आप बचिए। पीएनपी अगर आपको वर्क परमिट पे बेसिस पे है तो आप खुद ही सोचिए कि वर्क परमिट तो
तभी आपका वैलिड गिना जाएगा ना, जब आप यहाँ आके कनाडा में आके एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं, तो उसके 1 साल के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बनती है पीएनपी के लिए। ऐसे नहीं कि आपको एलएमआईए दिया आज और महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन थ्रू करवा दी है एम्बेसी के थ्रू कि जी आपका वर्क परमिट भी लग गया है और अब 1 महीने में पीएनपी भी आ जाएगी। तो आप खुद ही थोड़ा सा, जब भी किसी ऐसे बंदे के साथ मिलते हैं जो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी काम करवा रहा है, तो आप थोड़ा सा खुद ही सोचिए कि ये सारे स्टेप्स जो कि कनाडा के में जाके होने थे, आपको यही मिल रहे हैं आपके हाथ में घर बैठे हुए, कुछ भी बिना किए हुए। तो इसमें कुछ ना कुछ तो है। तभी मैं हर बार कहता हूँ कि आप जब भी किसी से डील करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो बंदा गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल से वो कंपनी काम कर रही है। और सलाह यही दूंगा कि आईसीसीआरसी के जो कंसल्टेंट होते हैं रिकॉग्नाइज, उनके साथ डील कीजिए। और यहाँ जो लॉयर हैं कनाडा में, उनके साथ डील कीजिए। हाँ, वो लोग स्टार्टिंग में आपका केस लेने से पहले ही आपको कंसल्टेशन में चार्ज जरूर करते हैं। उनकी कंसल्टेशन फीस होती है, क्योंकि हर बंदा काम, ये उनका काम है, राइट, ये उनकी जॉब है, वो जो जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो इसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन ये है कि आपको सही सलाह मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी, बजाय कि आप इतने पैसे, इतने अपने लाखों रुपए जो आपने कितने सालों में कमाए हैं, आप एक ही झटके में उनको दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो बंदा है ही नहीं जी वहाँ पे 6 महीने बाद, या 2 महीने बाद वो उनका तो ऑफिस ही बंद हो गया, पासपोर्ट भी ले गए, पैसे भी ले गए। कई केसेस में तो ऐसा हुआ कि पासपोर्ट, पैसा, उन्होंने वीज़ा भी जाली लगवा के इंडिया में एक एयरपोर्ट से फ्लाइट दिला के दूसरे एयरपोर्ट पे उतार के इंडिया में ही, तो बाद में ना तो बंदा की जान बची। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं, 1-2 साल पहले काफ़ी केसेस हुए हैं ऐसे, जहाँ की कैंडिडेट को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे कामों में मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, अगर आपको ऐसे चीज़ का कुछ पता चलता है धांधली का, तो उनको बताएं। आजकल काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं इंडिया में भी। तो हमारे काफ़ी जान पहचान वाले हैं जो लीगली विद लाइसेंस काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इंडिया में भी, अच्छे लोग भी हैं, तो आप उनसे जानकारी लीजिए। मेक श्योर कि किसी ने जो 2-4 महीने पहले कंपनी आई है, अखबारों में धड़ाधड़ अपने इश्तिहार दे के, ऐड दे के, तो इन चीज़ों से आप थोड़ा बचिए। क्योंकि एल एम आई का रियल टाइम पीरियड है। अगर पहले होता है कि एल के लिए ऐड देनी पड़ती है कि हमें इस कैटेगरी में बंदा चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, फिर वो ऐड 30 दिन तक चलती है, उसके बाद एप्लीकेशन जाती है। उसके लिए अगर 10-15 दिन और लगा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में, वो ऐड एम्प्लॉयर देता है, फिर वो एप्लीकेशन जाती है। और फिर जो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है 6 से 8 महीने है रेगुलर एल का, अनलेस कि आप ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर या असेंशियल कैटेगरीज में नहीं है, तो उनमें 10-15 दिन में एल अप्रूवल मिल जाती है। या ओनर ऑपरेटर एल में भी कई कैटेगरीज में 10-15 दिन, महीने में मिल जाती है। लेकिन रेगुलर एल जो है, जॉब चीप लेबर जैसे कुछ भी वो लोग बोलते हैं जी, लो क्लास जॉब्स हैं, ये है, सफाई की है, दिस एंड दैट, तो उनमें 6 से 8 महीने का समय लगता है। तो आप ये देख के चलिए, अगर कोई बंदा आपको 2 हफ्ते में ऑफर लेटर के बाद एल और फिर वर्क परमिट की एप्लीकेशन जाती है, तो थोड़ा सा सोचिए, ये जेन्युइन नहीं है। तो ये लोग बस उनका पैसे कमाने का क्विक वे में, और आपको सपने दिखाने का, जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि जहाज़ खड़ा है एयरपोर्ट पे जी, आप ही की वेट हो रही है, आप अपना पासपोर्ट ले आइए, वीज़ा भी आपको सीढ़ियों पे ही मिल जाएगा जहाज़ की। तो ऐसे काम जो होते हैं फास्ट वाले, तो उनसे थोड़ा बचिए। तो हाँ, अगर किसी ने, एम्प्लॉयर ने पहले से प्री अप्रूव्ड एल करवा के रखे हैं, तो सिर्फ आपको वर्क परमिट ही अप्लाई करना है। उस केस में एल अप्रूवल और ये जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन, आप सीधी डायरेक्ट वर्क परमिट की एप्लीकेशन चली जाती है आपकी। कुछ केसेस होते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि $1,000 एल की फ़ीस होती है, जो सरकारी फ़ीस होती है। वर्क परमिट की अपनी फ़ीस होती है, फिर बायोमेट्रिक्स की फ़ीस होगी। जो $1,000 एल की फ़ीस है, प्लस वो जो किसी लॉयर या कंसल्टेंट से कराया, उनकी फ़ीस अपनी होगी। $4-5 हज़ार लॉयर लेता है, कंसल्टेंट लेता है अपने काम के लिए। तो ये आप सब कुछ
सोच के इतनी तो जेन्युइन फीस है। तो अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है जो आपको अभी पीएनपी भी दिला रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने पैसे बचाइए। सो देयर वाज अ लिटिल अपडेट अबाउट द रीसेंट scams that are going on in India। तो I'll keep you guys updated। अगर कोई और नई जानकारी आती है तो मैं और नई वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ, आप चेक कीजिए। और ये वीडियोस प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि बाकी लोग जो इन झांसों में फंसते हैं वो थोड़ा अपना पैसा और समय दोनों बचा सकें। थैंक यू।